हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा प्रो क्लासेस पे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला जाए बिटवीन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के मदद से ही आप समझ पाएंगे आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस टॉपिक को सबसे पहले ध्यान से समझिए, और ध्यान से समझने के लिए आपको बेसिकली बहुत ही कंसंट्रेट यहाँ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में विस्तृत जानकारी हम लोग करें इकट्ठा, इससे पहले समझते हैं ये फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। आप जानते हैं ये कोई चार्ज बॉडी है फर्स्ट, ये दूसरा चार्ज बॉडी है सेकेंड। इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा होगा दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये फोर्स एक्ट कैसे करता है? यहाँ कोई सिस्टम ऑफ मीडियम है या इन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो इसको बताता कि हाँ दूसरे के कारण तुम पे फोर्स अप्लाई होगा, या दूसरे को बताता है पहले के कारण तुम पे फोर्स अप्लाई होगा? उन दोनों के बीच में ऐसा क्या है? क्योंकि कांटेक्ट तो हो नहीं रहा है। तो ये जो फोर्स है ये किस तरीके से डेवलप हो रहा है, उसका नेचर कैसा है, इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं आया, फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या दूसरे फोर्स के डिस्कशन के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड हो, वो सबका कहीं ना कहीं जो रीजन है, कहीं ना कहीं जो उत्पन्न होने का कारण है वो एक ही है। तो हम लोग अभी समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड कि दो चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कहीं ना कहीं फील्ड के कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो है क्या ये कि अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिफाइन करेंगे वो तो बाद का डेफिनेशन है, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर एक चार्ज बॉडी है और दूसरा चार्ज बॉडी है, उन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कैसे काम करेगा? वो फील्ड के कारण काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे पहले आपने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, इसके चारों ओर एक फील्ड का निर्माण हो गया होगा। और अब कोई चार्ज बॉडी जब उस फील्ड के अंदर इंटर करेगा तो उस चार्ज बॉडी पे ये स्वाभाविक है कि फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, वो बात की बात है। लेकिन ये चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बना रहेगा। कोई चार्ज बॉडी उसमें आए तो फोर्स फील करेगा, नहीं आए तब फोर्स फील नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ इस बॉडी पे तो इसके चारों ओर आपको फील्ड को उपस्थिति देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। दैट इज योर फील्ड कॉन्सेप्ट। और इस फील्ड में दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए तब वो क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर चार्ज पार्टिकल नहीं आए तब भी वो फील्ड आपस में वहां पे बने ही रहेंगे। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने कहीं पे भी चार्ज डेवलप करवा दिया तो चार्ज डेवलपमेंट के कारण उसके चारों ओर एक फील्ड का निर्माण होगा, ठीक है? और उस फील्ड के निर्माण के कारण ही आपको फोर्स डेवलप होता है किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे। तो फील्ड इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके कारण आपको फोर्स जनरेट होता दिख रहा है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फील्ड थ्योरी, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बातें हैं यहाँ पे? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होने के कारण जब फोर्स लगेगा तब उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं उस फील्ड को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अब यहां ध्यान से समझिए, इसको डिफाइन कैसे किया गया है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। जब किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दे, टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और वो जितना फोर्स फील करेगा इस कंडीशन में, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए बेसिकली फिजिकली इंटरप्रिटेशन के लिए हमको फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए मैंने इसको किसके टर्म में लिखा है? फोर्स के टर्म में। बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स। फोर्स इस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे डिपेंड, फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन
अब कुछ बातों को फिजिकली समझने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है। फोर्स ज्यादा रिलेटेबल है हमारे लिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए फोर्स का कॉन्सेप्ट का सहारा ले लेते हैं। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसके फील्ड के अंदर लेते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो फोर्स आपको होगा दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैंने इस प्लस क्यू चार्ज के अंदर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया और फोर्स जो भी फील हुआ दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसी सोर्स चार्ज के अंदर में प्लस क्यू टेस्ट चार्ज ले आए। अब आपसे कोई पूछेगा भाई बताओ फोर्स कितना होगा, तब तो आप बता दीजिएगा कि Q1/r²। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसके फील्ड के अंदर में जब प्लस क्यू चार्ज आए तब इस पॉइंट पे जो r डिस्टेंस पे है उस पे कितना कितना फोर्स लग रहा है, तब आप आसानी से बता सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा कितना फील्ड होगा वहां पे उस पॉइंट पे, तब आप क्या करेंगे, जो फोर्स डेवलप हो रहा है इन दोनों के बीच उसको टेस्ट चार्ज के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। मतलब आपको फील्ड तो डिफाइन ही है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर आपने क्यू चार्ज ला दिया तब जो फोर्स लग रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे फोर्स निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखता, के क्यू इंटू 1 कूलम/r², इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है तो क्या लिखता r²। ठीक है, तो यहां से आपको सिंपल निकल के आता KQ/r²। लेकिन यहां पे जो अब आप फोर्स निकालेंगे वो फोर्स क्या होता, KQ इंटू Q/r²। लेकिन फील्ड तो डिफाइंड है फॉर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको Q से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज का जो भी अमाउंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। पहला इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये वैरीज करता है पॉइंट टू पॉइंट एंड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो इट इज टर्म एज वेक्टर फील्ड। ये जो फील्ड है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट टू पॉइंट वैरी करेगी। जैसे अगर इस पॉइंट पे कोई निकालना चाहे तो इसकी वैल्यू E1 होगी, अगर इस पॉइंट पे कोई निकालना चाहे इसकी वैल्यू E2 होगी, और कोई तीसरे पॉइंट पे निकालना चाहे इसकी वैल्यू E3 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, आप जैसे जैसे पॉइंट बदलते जाएंगे किसी सोर्स चार्ज कारण के कारण उस पॉइंट पे फील्ड आपको डिफरेंट मिलता जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है कि ये जो है आपको, ये एक चीज जो बहुत ही बेसिक है इस कॉन्सिक्वेंस में, वो है इसका डिस्टेंस उस सोर्स चार्ज का और जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। सो इट इज योर वेक्टर फील्ड, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, वेक्टर फील्ड, एंड इट्स डिपेंड ऑन द आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेसिकली आपको फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस होता है, ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये किस सिस्टम के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा। दूसरा, उस सिस्टम से जिस पॉइंट के बीच आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उसका डिस्टेंस क्या है, सिर्फ इन्हीं दोनों बीच पॉइंट पे डिपेंड करेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। आप किस चार्ज पे इसका फोर्स निकालना चाह रहे हैं, आप किस चार्ज पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इससे इसको कोई लेना देना नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है टेस्ट चार्ज के अमाउंट से। जैसा कि हम लोग पहले भी देख रहे हैं, यहाँ पे आप Q रखिए, Q1 रखिए, Q2 रखिए, कुछ भी चार्ज रखिए, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट होता है। ये दो ही चीज पे आपको बेसिकली डिपेंड करेगा, एक तो सोर्स चार्ज है जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसका क्या वैल्यू है, और जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं, अगर आप R पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो इस चार्ज के कारण R पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है इस चार्ज सिस्टम से, वो
बस इन्हीं दोनों बातों पे डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। एंड बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि चार्ज का अमाउंट टेस्ट चार्ज का कितना होगा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो आप उस पॉइंट पे फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी चार्ज बॉडी के लगने वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल गया, किसके कारण? प्लस क्यू चार्ज के कारण। अब आप किसी चार्ज को इस पॉइंट पे ले आइए, किसी भी चार्ज के, किसी भी अमाउंट के चार्ज को इस पॉइंट पे ले आइए, आप आसानी से बता सकते हैं उस पे फोर्स कितना निकलेगा। जैसे अगर मैंने इस पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे है प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाल लिया है और मैं अब इस पॉइंट पे ही प्लस क्यू चार्ज लाना चाह रहा हूं, सॉरी क्यू नॉट, तो करना क्या होगा टोटल फोर्स निकालने के लिए? फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और जितना चार्ज उस पॉइंट पे आप ला रहे हैं बाहर से, इन दोनों को क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट विल गिव यू द टोटल फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां समझ में आता है। अगर किसी चार्ज सिस्टम के द्वारा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया तो आसानी से उस पे आपको फोर्स, किसी भी चार्ज बॉडी को उस पे वहां पे लाइएगा तो फोर्स कितना निकलेगा पता कर सकते हैं। सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पॉइंट पे है और जिस बॉडी पे आप फोर्स देखना चाह रहे हैं उसके अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी होगा वही आपका इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। तो दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है दैट विल आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंडिपेंडेंट होता है टेस्ट चार्ज के अमाउंट से और फंक्शन होता है डिस्टेंस का, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने यात्रा में। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है और उसको फोर्स से रिलेट करके देख लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में तो बहुत ज़्यादा आपको फिजिकली चेंजेस आने वाले नहीं है। जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा, इसका थोड़ा सा यूनिट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो रहा है यहाँ पे कैसे? फोर्स पर यूनिट चार्ज, F बाय क्यू। फोर्स का यूनिट होता है आपको न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। चलिए ये इस क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो चार्ज बॉडी है ए एंड बी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन अपोजिट नेचर है। इन दोनों को क्या किया गया है? डी डिस्टेंस पे आपने रख रखा है। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिडिल पॉइंट ओ बिटवीन टू चार्जेज इज दिस। इन दोनों के मिडिल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ऐसा समझिए आपने एक बॉडी यहां रखा है, एक बॉडी यहां रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, नहीं पता है तो डी मान लीजिए और आपको यही पता करना पड़ेगा, ठीक है। इसका नेचर कितना है? पॉजिटिव चार्ज का है नेचर, और अमाउंट कितना है? 8 × 10⁻⁶ कूलम। ये है माइनस निगेटिव नेचर का हो गया 10⁻⁻⁶ कूलम। कह रहा है कि जब आप इसके मिडल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इसका मिडल है, उसको मैं नाम दे देता हूं O, ओके। इसके मिडल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? 6 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है नेट वो कितना आ रहा है? 6.4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कैसा चार्ज होगा? +1 कूलम। नहीं भी मानेंगे तब भी काम चलेगा, मान लेते हैं तब भी अपना काम हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस फर्स्ट बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा,
ये तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे ना। तो ई ए आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा रिपल्सन के कारण। अब यहाँ पे आपको +1 कूलम रखा हुआ है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पे क्या होगा, आपको अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, दैट विल बी योर ई बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, O2B। और यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, O2B। अब दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं आपको, वो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, देख लीजिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ई नेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए, ई नेट कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ई ए प्लस ई बी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए के क्यू कितना है पहले, 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल लिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर जो होगा डिस्टेंस इसका, ये मान लेता हूं d/2, और ये भी कितना होगा बाबू, d/2 इस पॉइंट से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है आपको वो है d/2, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। EB भी निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्या होगा, K इंटू सेकेंड बॉडी पे जो चार्ज है, अमाउंट तो भाई सेम है, 10 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d/2, और इसका स्क्वायर कर दिया जाए, कोई दिक्कत। अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, ऐड कर दिया है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां से देखिए के और ये दोनों चीज कॉमन है ना, तो जब दोनों चीज कॉमन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6, देखिए 1/d/2 स्क्वायर, एंड 1/d/2 स्क्वायर को ऐसे लिख सकता है 2/d/2 का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई नेट तो आपको पहले ही यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल फील्ड क्या है, और आपको ई नेट यहाँ से कॉन्सिक्वेंस से भी आ गया है, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ई नेट इक्वल टू कितना आ गया है आपका, k इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2/d/2 का होल स्क्वायर। और ई नेट की जो वैल्यू थी वो अगर हम लोग यहाँ से देख सकते कितना है, 6.4 इंटू 10⁻4, 6.4 इंटू 10⁻4, एंड दैट इज के की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए, 9 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2/d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अब इस तरफ लेके आ जाइए, तो d/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 72, तो मैं सीधा लिख देता हूं ना, 144 इंटू 10⁻³ सॉरी +3 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻4। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब आपको इसका आंसर जो आएगा बेसिकली वो आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से d/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपको 3 मीटर, और जो d की वैल्यू आएगी आपको वो कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो हम लोग को यही फाइंड करना था कि दोनों चार्ज सिस्टम के बीच, चार्ज बॉडी के बीच जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा निकाला जाए। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये d/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आपको
1 मिनट, ये d/2 ये 9 नहीं, ये आपको ऑलमोस्ट आएगा, तो इसको एक बार चेक कर लिया जाए। तो चेक करने के बाद ये जो डी स्क्वायर की वैल्यू है वो आपको 9 आ रही है, और जो डी है वो आपको 3 आ रही है। ठीक है, ये आपको 6 मीटर नहीं, ये आपको मिलेगा 3 मीटर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से जो आपकी डी की वैल्यू है वो आपको निकल के आ जाएगी। डी मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, और यही हमसे क्या था, पूछा भी गया था कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वही आपसे पूछा जा रहा था। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक में? ई नेट कैसे निकाला, और ई नेट को हम लोग निकाल करके दोनों को इक्वेट, बहुत सिंपल सवाल है, ई नेट निकाल लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, और यहाँ से डी की जो भी वैल्यू आप निकाल लेंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चार्जेज आपने रख रखा है, एक है आपको Q1, दूसरा है आपको Q2, और एक का वैल्यू आपको है 0.2 कूलम, दूसरी की वैल्यू है 0.4 कूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको पता है 0.1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा, जब 0.1 है इसको 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 0.05, और ये होगा 0.05 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता चल गया। Q1 कितना है, Q1 आपको है प्लस 0.2 कूलम, Q2 कितना है, प्लस 0.4 कूलम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ ए बॉडी के कारण, और बी बॉडी का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू ए, मतलब एक दूसरे को दोनों फोर्स क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ई नेट अब हम लोग अगर लिखना चाहे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, सिंपली ई बी प्लस ई ए, और ये जो ए फील्ड है और जो बी फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, और जब 180 एंगल होता है तो हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, इन दूसरे को सब्ट्रैक्शन के थ्रू ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ई बी माइनस ई ए जैसे ही हम लोग करेंगे, ई नेट निकल जाएगा। आपको करना क्या होगा, ई बी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेनी होगी। ई बी कितनी होगी, के Q2 कितना है, 0.4 कूलम, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कितना है, 0.05 होल स्क्वायर, माइनस के Q1 कितना था भाई, 0.2 कूलम, डिवाइडेड बाय 0.05 होल स्क्वायर। सिंपल है, इसमें तो और कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सा सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट निकाल लेना है आपको। यहाँ से आपको ई नेट कितना हो, के कॉमन ले लीजिए, 0.05 होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपको, देखिए 0.2 और माइनस 0.2, तो ये बच जाएगा 0.2। दैट विल बी योर ई नेट ऑन द मिडल पॉइंट ऑफ द सिस्टम। ओके, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और कहीं फर्दर आपको दिक्कत हुई हो तो आसानी से मुझे लिख सकते हैं, किसके थ्रू, कमेंट के थ्रू। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे का जो टॉपिक है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आज का जो डिस्कशन हुआ है उसको मैं एक बार रिवाइज कर दूं आपको। आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है फील्ड थ्योरी से, जिससे कारण आप आसानी से किसी पॉइंट पे फोर्स निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। किसी चार्ज बॉडी के कारण सबसे पहले फील्ड का निर्माण होगा, फिर फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी आएगा तो उस पर स्वतः फोर्स लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया जाए, तो हमने उसके लिए फोर्स का सहारा लिया।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगता है किसी पॉइंट पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसके बाद हम लोगों ने उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बनाए हैं। जो अगला सेक्शन होगा हमारा, अगला क्लास होगा, उसमें हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि अगर किसी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो उसको किस तरीके से देखा जा सकता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कशन करने के लिए पढ़ना होगा, ये हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।